दोस्तों नमस्कार। इस देश की सत्ता या सरकार कभी संघ की चौखट पर जाती नहीं है। चाहे संघ से निकलकर आप सरकार में शामिल हो जाएं, लेकिन जब तक आप सरकार में हैं, आप संघ के दरवाजे नहीं जाएंगे। ये पाठ कोई आज का नहीं है। इस पाठ को तो जेपी आंदोलन के वक्त जब आरएसएस इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी जब आंदोलनरत हुए तो पूरा संघ परिवार उनके पीछे खड़ा था। और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उस सरकार में प्रचारक और स्वयंसेवक लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों मंत्री बने। लेकिन जब तक मंत्री रहे, संघ की चौखट पर नहीं गए। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए कभी वह संघ की चौखट पर नहीं गए, यानी नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर नहीं गए। मुश्किल से मुश्किल हालात अटल बिहारी वाजपेयी की आर्थिक नीतियों को लेकर आया। जब भारतीय मजदूर संघ हो या स्वदेशी जागरण मंच हो, खुले तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ वह खड़ा हो गया। उस वक्त सत्ता और सरकार के बीच में पुल बनाने का काम मदन दास देवी करते थे, लेकिन उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। और उस परिस्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद न जाकर सीधे तौर पर उस दौर के आर्थिक मंत्री यानी वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से कहा, आप खुद नागपुर जाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपको खुद नागपुर जाना होगा। यानी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए और यशवंत सिन्हा आरएसएस से नहीं निकले थे। लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थिति क्या इस सरकार को लेकर ऐसी फंस चुकी है, जो प्रधानमंत्री बीते 11 वर्षों में बतौर प्रधानमंत्री नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर गए नहीं, आज उन्हें जाने की जरूरत पड़ गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मौजूदा वक्त में संसद के भीतर साथियों का संकट है, या फिर इस देश के भीतर बीजेपी और संघ परिवार के भीतर जो उथल पुथल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के तौर तरीके और बीजेपी के संगठन को लेकर जो सवाल लगातार बड़े हो रहे हैं, उसमें संघ परिवार और बीजेपी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक ऐसी लकीर खींची है जिस लकीर को मिटाने की जरूरत आज सोची गई। हालांकि कार्यक्रम पहले बन गया था, लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर किसी बंद कमरे में गुफ्तगू करेंगे या सिर्फ मुलाकातों का सिलसिला होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर नहीं गए, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर गए। यानी यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस कवच को उतारा नागपुर जाने से पहले और खुले तौर पर कहा कि वह बतौर स्वयंसेवक और बतौर प्रचारक जो वो काम कर चुके हैं, उसी आसरे वह संघ के दरवाजे पर पहुंचे हैं। तो क्या इसके भीतर वो तमाम सवाल घुमड़ने लगे हैं जिन सवालों को लेकर पूरी की पूरी कवायद इस दौर में योगी आदित्यनाथ के दरकिनार करने को लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली के इशारे पर कस रखी है। योगी आदित्यनाथ के तौर तरीके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अच्छे नहीं लगते। इस देश के भीतर में बुलडोजर का जिक्र हो, हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो, या जिस भी लिहाज से उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने का अपना प्रयास योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अब दिल्ली की सत्ता उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो क्या यह मैसेज देने की जरूरत थी कि हम ज्यादा बड़े स्वयंसेवक और प्रचारक हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ भी संघ से नहीं निकले हैं, वह तो हिंदू महासभा से आए हैं। यह अलग मसला है कि अयोध्या आंदोलन के दौर में और आंदोलन के बाद की परिस्थितियों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष करते चले गए। और इसीलिए उस दौर में 2017 में दिल्ली की हरी झंडी नहीं मिली, बावजूद इसके 2017 में संघ परिवार ने उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया।
तब दिल्ली तो मनोज सिन्हा को चाहती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में ये सारे अतीत के पन्ने हैं। भविष्य का रास्ता क्या होगा? संघ जो सोचता है, दिल्ली जो सोचती है, इन दोनों के बीच क्या टकराव की परिस्थिति? और पहली बार देश के प्रधानमंत्री नहीं कहा जाए, क्योंकि उन्हें स्वयंसेवक और प्रचारक कहा जाए। इस बात का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो माना जाता है कि दिल्ली की चाहत के हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन वह सरसंघचालक या आरएसएस के बेहद प्यारे मुख्यमंत्री हैं और उनके पीछे संघ परिवार खड़ा है। और शायद इसीलिए आज जब पूछा गया उनसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, तो जवाब सुन लीजिए। देखिए, मोदी जी एक स्वयंसेवक है, वे प्रचारक रहे हैं। आज भी उनका जीवन एक प्रचारक जैसा ही जीवन है। इसलिए जब वो कार्यक्रम में आए तो उनके भाषण में वही उनका अनुभव, वही उनकी अनुभूति हमको देखने को मिली और हमको बहुत खुशी है कि एक स्वयंसेवक के रूप में हम भी उसमें उपस्थित थे। तो संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी सियासत को लेकर, अपने सहयोगियों को लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े संघ परिवार को लेकर कहीं गहरा गया है। इसीलिए बतौर स्वयंसेवक या बतौर प्रचारक वो संघ हेडक्वार्टर पहुंचे। कुछ पन्ने अतीत के और खोलिएगा तो आपके जहन में यह भी सवाल होगा, जब 2012-13 में कौन शख्स होगा इस देश में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तो दो मौके ऐसे आए जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे थे, संघ हेडक्वार्टर पहुंचे थे। हालांकि एक मौका तो पूर्व सरसंघचालक सुदर्शन जी को श्रद्धांजलि देने का था, जो 2012 की बात है, और 2013-16 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री पद के बतौर दावेदार सब कुछ उनके हाथ में रहे, पूरे प्रचार की कमान, और उसमें किस तरीके से आरएसएस कौन सा काम करेगा जो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के लिए सहायक होगा, इस पर रणनीति बनाने के लिए उन्हें नागपुर जाना पड़ा था। उसके बाद से कभी याद नागपुर की आई नहीं, और यो भी सत्ता और सरकार संघ के दरवाजे पर जाती नहीं है, तो फिर अभी क्यों? और अगर अभी, तो क्या वाकई संकट गहरा गया है? एक सवाल अध्यक्ष को लेकर है, और अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा, यह संदेश अलग अलग माध्यमों से दिल्ली की बैठी सत्ता ने यही कहा। बहुत बड़ी बात है कि एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री से बड़ा कोई होता नहीं है। तो फिर बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर संघ के भीतर इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि अगर बीजेपी का अध्यक्ष राजनीति को नहीं समझेगा और फिर सिर्फ संगठन को मथने में ही लगेगा जो आरएसएस चाहती है, तो फिर मुश्किल हालात सामने आ सकते हैं। इसीलिए बीजेपी के अध्यक्ष की अगर पूरी लकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में देखेंगे तो शुरुआत में राजनाथ सिंह जो पॉलिटिकल थे, उसके बाद अमित शाह जो पॉलिटिकल हैं भी और पॉलिटिकल थे भी, जेपी नड्डा पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल हैं, और जेपी नड्डा को तो सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक इस दौर में एक्सटेंशन मिला क्योंकि दिल्ली चाहती थी। 2023 जनवरी में ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन एक्सटेंशन लोकसभा चुनाव तक दिया गया। लोकसभा चुनाव भी बीत चुका है, उसके बाद और भी 10 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक कोई नया अध्यक्ष नहीं है। तो क्या अध्यक्ष को लेकर कोई सहमति अभी भी बनी नहीं? हालांकि नागपुर हेडक्वार्टर में बंद कमरे में कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि उस जगह पर विदर्भ को लेकर जो मांग करने वाले लोग थे उनका भी जमावड़ा था, राज्य के मुख्यमंत्री उनकी भी मौजूदगी थी, भैया जी जोशी भी थे, सुरेश सोनी भी थे। सुरेश सोनी का जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था तो संघ को पूरे तरीके से किसी ने मथा और नरेंद्र मोदी के पक्ष में किया तो वह सुरेश सोनी ही थे, और उनकी मौजूदगी भी आज नागपुर हेडक्वार्टर में थी।
बंद कमरों में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इशारों इशारों में कुछ बातें तो सामने आ गई। प्रधानमंत्री मोदी स्वयंसेवक पहले हैं, उस विचारधारा को जानते हैं जो उन्होंने अपने तौर पर समझा, रोपा, बड़ा किया और अब उसी रास्ते चल पड़े हैं। इसीलिए खुले तौर पर वो कहने से कतराए भी नहीं, इससे पहले भी नहीं कतराए थे। इससे पहले का मतलब है जब दिल्ली में फरवरी में मराठी साहित्य संगम हो रहा था, उसके बाद एक पॉडकास्ट एक अमेरिकन के साथ दे रहे थे, और आज जब नागपुर में भाषण दे रहे थे तो उस वट वृक्ष जो आरएसएस के जरिए वो बताना चाहते थे उसका खुला बखान उन्होंने जमकर किया और संदेश दे दिया कि वह प्रधानमंत्री से पहले एक स्वयंसेवक है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं संघ बड़ा दरिया दिल है, और इसीलिए अगर वह खुद को बतौर स्वयंसेवक या संघ के प्रचारक के तौर पर अपनी पूरी विचारधारा को रख डालेंगे तो संघ ये मानकर चलेगा कि जो भी खटपट थी वो कोई मायने रखती नहीं है, क्योंकि अपने विरोधियों को भी जब संघ अपने साथ लेने के लिए सब कुछ झोंक देता है तो फिर नरेंद्र मोदी तो स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रहे हैं, और उसके बाद इस देश की कमान एक प्रचारक के हाथ में है। यही संदेश नागपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी देना चाहते थे, और यह सवाल बड़ा था कि अब वाकई संगठन को लेकर जो कशमकश संघ के भीतर चल रही है उस पर क्या कोई फैसला हो जाएगा। फैसला नहीं हुआ, बातचीत बंद कमरे में नहीं हुई, किसी एक नाम पर कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन संदेश खुले तौर पर दो निकल कर आए। पहला संदेश, संगठन संघ को चलाना होगा, क्योंकि भविष्य का रास्ता संघ के जरिए बीजेपी का क्या होगा या संघ का अपना रास्ता क्या होगा, जिसमें वो अपने प्रचारकों को राजनीतिक तौर पर भी देती है और दूसरे तमाम संगठनों को भी प्रचारक देती है, जिससे संघ की विचारधारा कमोवेश 35 संगठनों में चलती रहे। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक संवाद तो यह है कि एक ऐसा वक्त है जब बीजेपी की तूती दुनिया भर में गूंज रही है, और ऐसे में संघ अगर संघ के आश्रय इस देश की राजनीति को भी समझना चाहेगा तो मुश्किल होगी। इसीलिए राजनीतिक तौर पर नियुक्ति बीजेपी के अध्यक्ष की होनी चाहिए, बिना इसके कोई काम नहीं चलेगा, और इसमें निर्देश दे दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो नया अध्यक्ष होगा वह भी स्वयंसेवक रहा हुआ है, वह भी हो सकता है प्रचारक रहा हुआ हो, तो संदेश तो उसे भी दे दिया जाएगा। वो हो सकता है एबीवीपी से निकला हुआ हो। संदेश दिया जाएगा कि वह संघ की बात को माने और लगातार संवाद नागपुर से बनाए रखे। हालांकि वह एक बड़ी भूल थी जब मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में, वह भी लोकसभा चुनाव के बीच में, यह कह डाला था अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं। उस पर तो कई मौकों पर कई तरीके से माफी मांगी गई, एक खामोशी बरती गई दिल्ली की सत्ता के जरिए। लेकिन अब सवाल नया है। सवाल यह है कि संघ राजनीतिक तौर पर हर मुद्दे पर चर्चा करने को इस दौर में तैयार है, लेकिन बीजेपी का नाम आते ही वो खामोश क्यों हो जा रहा है। एक हफ्ते पहले बेंगलोर में प्रतिनिधि सभा चल रही थी। वो कौन सा मुद्दा था जिस पे खुले तौर पर संघ सामने नहीं आया? वो औरंगजेब का मुद्दा, खुलकर उसने कहा कोई मायने नहीं रखता है। वो मणिपुर का मुद्दा, वहां पर शांति होनी चाहिए, अभी वहां पर मुश्किल हालात हैं, खुलकर कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात में उसने जिक्र खुले तौर पर किया, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक सहमति बनानी होगी, वहां पर रहने वाले हिंदुओं को लेकर संघ चिंतित है। भाषा विवाद, तमिलनाडु, स्टालिन, तमाम बातों पर जिक्र किया, यह सही नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। परिसीमन का मुद्दा, इस पर भी संघ ने कहा, लेकिन
जैसे ही यह सवाल आता है कि क्या वाकई बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा और बीजेपी अपने तौर पर कोई राय लेती है संघ से या नहीं लेती है, क्या कहा आरएसएस ने, किस तर्ज पर कहा, यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस दौर में खटपट, जिस दौर में हलचल, जिस दौर में भविष्य की रणनीति और जिस दौर में भविष्य को लेकर मौजूदा वक्त के मुश्किल हालातों को समाधान की दिशा में ले जाने की सोच है, उस वक्त दूसरे नंबर के संघ के अधिकारी दत्तात्रेय होस बोले, कहते हैं जी नहीं, हमारा क्या लेना देना बीजेपी से, वो अपने तौर पर चीजों को चलाए, हम अपने तौर पर चलाते हैं। जब कोई कुछ मांगेगा तो सोचा जाएगा, लेकिन हम कुछ नहीं, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई अध्यक्ष पद को लेकर आपसे सुझाव मांगा गया है? अगर सुझाव मांगा जाएगा तो क्या संघ की तरफ से सुझाव अध्यक्ष पद के लिए दिया जाएगा? क्योंकि पिछले कई दशकों में और इस तरीके के सुझाव दिए और जाते हैं। 35 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बीएमएस के लिए और किसी के लिए आपने कभी पूछा ही नहीं है। हमारे लिए सब समान है, देश के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं और हम उन सबको स्वतंत्र संगठन है, वहां संघ के स्वयंसेवक है, इसलिए हमारा संबंध है। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को उनको करना है, वो करते हैं। हमसे पूछना चाहिए ऐसे हमारी अपेक्षा भी नहीं है, और उनको क्या करना चाहिए, उनके टाइम टेबल के हिसाब से कब करना चाहिए, वो वहां के लोगों का काम है, वो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, वो अपना काम भी नहीं है। दरअसल ये संघ का पुराना तरीका है कि खुलकर कभी भी बीजेपी या सत्ताधारी बीजेपी को लेकर उसने कमेंट खुलकर नहीं किए हैं। यह अलग मसला है कि मुद्दों के आश्रय हर मुद्दों पर जो राष्ट्रीय तौर पर संघ को लगता है कि उसे अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वो दे देती है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई दिल्ली ने जो पाठ पढ़ाना था पढ़ा दिया कि सत्ता और सरकार से बढ़कर कुछ भी नहीं है और इससे बड़ी विचारधारा कुछ भी नहीं है, और अगर ये नहीं रहेगी तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। हालांकि कई मौके ऐसे आए जब बीजेपी के भीतर टकराव, या सीधे कहें दिल्ली और लखनऊ के भीतर का टकराव मुद्दों को लेकर जब आरएसएस के दरवाजे तक पहुंचा तो खुले तौर पर सरसंघचालक मोहन भागवत ये कहने से चूके नहीं कि आपने गलत लाइन पकड़ रखी है, मसलन वो संभल का मसला हो या मथुरा का मसला हो। खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जब जिक्र किया तो याद कीजिए सरसंघचालक ने दिसंबर के महीने में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर उसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी और स्वयंसेवक मोदी और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र होगा तो नई परिस्थिति इस दौर में इस बात को लेकर भी है कि सत्ता नहीं गंवानी है, किसी हाल में नहीं गंवानी है। इस पर मुहर दोनों ने मिलकर लगाई है, यानी दिल्ली की सत्ता हो या फिर संघ हेडक्वार्टर हो, सत्ता नहीं गंवानी है। क्योंकि कई मौकों पर दिल्ली की राजनीति ने चिताया भी है, अगर एक बार सत्ता चली गई तो फिर सारी विचारधारा धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। याद कीजिए, एक वक्त कांग्रेस की सरकार में संघ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया था, और मौजूदा वक्त में जब सरसंघचालक ने इस बात का जिक्र आजादी को लेकर किया कि संविधान से हटकर जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो गया तभी असल आजादी मिली, इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इनको तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, यानी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए और किसी भी हालत में सत्ता कांग्रेस के पास नहीं जानी चाहिए। यह आपस की सहमति दिल्ली और नागपुर के बीच की इतनी प्रगाढ़ है जिसके दायरे में वो सारे मुद्दे छोटे पड़ जाते हैं जिन मुद्दों के आश्रय बार बार बीजेपी के भीतर और संघ के भीतर संगठन को लेकर सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री पद पर कौन रहेगा इसको लेकर सवाल उठते हैं, और शायद एक क्षण के लिए उस दौर को याद करते करते राहुल गांधी का वो वक्तव्य याद कर लीजिए जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया, यह मुद्दा भी कहीं ना कहीं दिल्ली के जरिए नागपुर को डराता तो है। The chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity
to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the Constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the Constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. राहुल गांधी ने बड़ी तीखी चोट इस दौर में आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी को लेकर जमकर की है। उनके खिलाफ 21 मामले अलग अलग अदालतों में चल भी रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, संघ और दिल्ली की सत्ता के बीच का संदेश इस बैठक से निकला क्या? और इस मुलाकात के साथ क्या सिर्फ इतना ही भर रहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयंसेवक हैं, इसको आरएसएस जान ले, मान ले और फिर साथ में खड़ा हो जाए? या फिर नई परिस्थिति इस दौर में निकल कर आ रही है जिसमें बार बार आरएसएस अपने अतीत को देखता है और इसीलिए उसके जहन में बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर और भविष्य के नेता को लेकर कुछ अलग अलग प्लानिंग है? तो संघ अपने तौर पर दिल्ली की प्लानिंग भी मांग रहा है। आपकी प्लानिंग क्या है, यह बता दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द इस देश के तमाम राज्यों की सत्ता नहीं चल सकती है। इस देश के तमाम राज्यों में जो भी छत्र पहचान पाए हुए थे वो सब गायब हो गए। वो वसुंधरा राजे हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हुए हो, तमाम जगहों पर जो भी नए चेहरे जिस रूप में निकल कर आए, उनकी पहचान राजनीतिक तौर पर सिवाय एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटकर कुछ भी नहीं है। और हर धारा अगर एक स्वयंसेवक के इर्द गिर्द रहेगी तो फिर सामूहिकता का बोध होगा कैसे? और बातचीत जब यहां से निकली तो बातचीत उस दिशा में भी जाई इस दौर में जब जनसंघ को बनाया गया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब गुरु गोलवलकर जी के पास पहुंचे थे और उन्होंने जिक्र किया था एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बनाने, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर खड़ा करने का, उस वक्त भी उन्हें जवाब यही मिला था कि सामूहिकता का बोध होना चाहिए, इंडिविजुअल यानी अकेले अपने बूते सब कुछ लेकर आपको नहीं चलना होगा। मौजूदा वक्त में ये परिस्थितियां खुले तौर पर जब यह ऐलान कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घुमड़ती है और आरएसएस सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घुमड़ती राजनीति को समझ रहा है और मुश्किल हालात भी जान रहा है, तो शायद इसीलिए आज जब संघ के मुख्यालय जिस रूप में पहुंचे खुद प्रधानमंत्री मोदी, एक तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर जरूर दिखानी चाहिए थी क्योंकि रेशम बाग संघ का हेडक्वार्टर, डॉक्टर हेडगेवार स्मृति गृह, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के कारों का काफिला यह बताने के लिए स्वयंसेवकों को काफी था कि यहां पर कोई स्वयंसेवक नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के अपने प्रोटोकॉल के तहत एक प्रधानमंत्री आए हैं। और बतौर स्वयंसेवक जब वो संघ के हेडक्वार्टर में घूम रहे थे, वहां इस बात को लेकर चिंतन मनन था कि भविष्य को लेकर जो रास्ता, जो प्लानिंग संघ के दिमाग में है, क्या दिल्ली के दिमाग में वो है या नहीं है। लेकिन मुश्किल परिस्थिति वहीं आकर फंस गई जहां पर सत्ता ना रहेगी तो फिर कौन सी विचारधारा कैसे चलेगी, और जब संघ और उसकी विचारधारा ना हो तो फिर दिल्ली की सत्ता तक कौन कैसे पहुंच गया।
दरअसल असल सवाल इन्हीं दोनों के बीच, दिल्ली और नागपुर के बीच फंसा हुआ है। जो माना जा रहा था कि रास्ता निकल गया, जी नहीं, रास्ता नहीं निकला, वो फंसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।